संविधान से पहले भारत को चलाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट कानून कौन से थे? 1793 से 1853 के बीच ब्रिटिश संसद ने ऐसे चार्टर एक्ट पास किए जिन्होंने भारत की प्रशासनिक, विधायी और शैक्षिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया था। आखिर क्या थे ये एक्ट्स और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आइए समझते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चार्टर एक्ट्स। चार्टर एक्ट जो ब्रिटिश संसद थी वो 4 चार्टर एक्ट लेके आई थी। 1793 का चार्टर एक्ट जिसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, फिर आया 1833 का चार्टर एक्ट और लास्ट में 1853 का चार्टर एक्ट। मीन्स जो ब्रिटिश संसद थी वो भारत में कंपनी को कंट्रोल करने के लिए या भारत पर राजनीतिक रूप से कब्जा जमाने के लिए ये 4 चार्टर एक्ट लेकर आई। अब जो 1793 का चार्टर एक्ट था वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे 1813 के चार्टर एक्ट से। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, आप सबको पता है कि जो ब्रिटिश संसद थी उसने ये जो चार्टर थे ये क्यों लाने शुरू किए थे। सबसे पहले क्योंकि कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, करप्शन इतना ज्यादा हो गया था, उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद ये एक्ट्स लाने शुरू किए थे। दूसरा, भारत में वो अपने राजनीतिक दबाव था जो, या फिर आप कह सकते हैं राजनीतिक रूप से वो भारत को कंट्रोल करना चाहती थी, भारत पर वो कब्जा जमाना चाहती थी, इसलिए वो ये चार्टर एक्ट्स लेके आई थी। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत ब्रिटिश संसद ने क्या प्रावधान किए। सबसे पहले ब्रिटिश संसद ने जो ईसाई मिशनरी थे, ईसाई मिशनरी क्रिश्चियन थे, जो मिशनरी थे, मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने का अधिकार दिया। यानी इसके तहत क्या किया गया कि ब्रिटिश संसद ने जो ईसाई क्रिश्चियन मिशनरीज थे, यानी जैसे हमारे यहाँ पर धर्म गुरु होते हैं ऐसे ही उनके जो ईसाई मिशनरी होते हैं उनको क्या अधिकार दिया गया, क्या राइट्स दिए गए कि अब वो भारत में अपने जो उनका क्रिश्चियन रिलीजन था उसका प्रचार आराम से वो कर सकते हैं, ये अधिकार दिया गया। दूसरा, इसके तहत क्या प्रावधान किया गया कि जो EIC का व्यापारिक एकाधिकार था, एक अधिकार था जो अब उसको खत्म कर दिया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि जो EIC थी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ट्रेड मोनोपोली कब और किसने दी थी, किसने और कब ये ट्रेड मोनोपोली EIC को दी थी। ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया, लेकिन क्या छोड़ दिया गया कि जो EIC है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो चाय का व्यापार कर सकती है, चाय का ट्रेड कर सकती है, और दूसरा चीन के साथ, चाइना के साथ ट्रेड कर सकती है। इन दोनों को छोड़ दिया गया, बाकी जो मोनोपोली थी ट्रेड में उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद तीसरा जो प्रावधान किया गया इसके तहत वो किया गया कि जो भारतीय थे, इंडियंस, भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष यानी सालाना खर्च किया जाएगा। यानी जो इंडियंस थे अब उनको एजुकेट करने के लिए उनकी एजुकेशन पर सालाना कितना खर्च किया जाएगा, 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। चौथा प्रावधान किया गया कि अब जो यूरोपीय थे, यूरोपियंस थे जो, उनको भारत आकर बसने और यहाँ पर व्यापार करने के लिए क्या लाया गया, लाइसेंस सिस्टम लाया गया। यानी अब अगर कोई भी यूरोपीय चाहता है कि वो भारत में आकर बसने लग जाए, भारत में रहने लगे, या फिर भारत में आकर ट्रेड करना चाहता था, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अब उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी वो भारत में आकर रह सकता है या भारत के साथ ट्रेड कर सकता है। तो ये थे 1813 के चार्टर एक्ट के अंडर किए गए कुछ प्रोविजंस। अब जो नेक्स्ट हमारा चार्टर आता है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। जो चार्टर एक्ट थे अब वो हर 20 साल के बाद लाए जाने लगे थे। देखिए, जो पहला चार्टर एक्ट था वो 1793 में लाया गया था, उसके 20 साल बाद यानी कब, 1813 में दूसरा चार्टर एक्ट आया, फिर उसके 20 साल बाद 1833 का चार्टर आया, और फिर 1853 में लास्ट चार्टर एक्ट लाया गया था। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत क्या क्या किया गया था।
सबसे पहले क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब उसको क्या बना दिया गया, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल। और इसके साथ जो ईसी थी, एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, अब वो भी इसके साथ शामिल हो गई थी। दूसरा, जो बंगाल और सॉरी बम्बई और जो मद्रास थे, मद्रास के गवर्नर, अब उनको क्या किया गया, सब पहले क्या किया गया था, उन पर गवर्नर जनरल का कंट्रोल था। लेकिन अब इस चार्टर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया, गवर्नरों की कानून निर्माण की शक्ति को खत्म कर दिया गया। शक्ति को समाप्त कर दिया गया। और यहां से क्या हुआ, जो केंद्रीकरण था, केंद्रीकरण वो अब पूरा हो गया था। यानी जो भारत की अब पूरी शक्ति थी वो किसके हाथों में चली गई थी, वो चली गई थी गवर्नर जनरल के हाथ में, जिसे अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और जो पहला गवर्नर जनरल था, फर्स्ट जो गवर्नर जनरल था, वो कौन बना, वो बना विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके बाद जो ईसी थी यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, उसमें क्या किया गया, आपको पता है कि जो 1884 का पीट्स इंडिया एक्ट था, उसमें क्या किया गया था, ईसी का जो चौथा मेंबर था उसको हटा दिया गया था। लेकिन अब जो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, अब इसमें क्या किया गया, एक चौथा सदस्य जोड़ा गया। चौथा सदस्य, हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ईसी में सदस्य संख्या 3 से 4 कर दी गई। जो 1774 कौन से एक्ट से की गई थी, 1774 के पीट्स इंडिया एक्ट से ये 4 से 3 कर दी गई थी। लेकिन 1833 के एक्ट से ये फिर से 3 से 4 कर दी गई। और जो ये चौथा सदस्य था, ये फोर्थ जो मेंबर था, ये कौन था, ये था विधि सदस्य, लो मेंबर, लो मिनिस्टर आप इसे कह सकते हैं। और जो ये लो मेंबर था, जो पहला कौन बना, ये फर्स्ट विधि सदस्य कौन बना, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को पहला लो मेंबर यहाँ पर बनाया गया था। जो लो मेंबर था जी, ये कौन था, ये ईसी का मेंबर था, चौथा मेंबर था। अब इसके बाद क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिया गया को विधियों का वर्गीकरण, वर्गीकरण करने का अधिकार। यानी वो डिसाइड कर सकता है, वो जितने भी कानून बनाए जाते हैं उनको क्लासिफाइड कर सकता है कि वो किस किस कैटेगरी के अंडर बनाए गए हैं। विधियों का वर्गीकरण करने का अधिकार दिया। कौन से एक्ट से मिला, 1833 के चार्टर एक्ट से मिला। इसे हम क्या कह सकते हैं, क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। फिर नेक्स्ट जो प्रोविजन था, इसके तहत ही क्या किया गया कि जो लॉर्ड मैकाले था, लॉर्ड मैकाले जो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक क्या बनाया गया, विधि आयोग बनाया गया। विधि आयोग बनाया गया। कब बनाया गया था ये विधि आयोग, ये बनाया गया था 1834 में। लेकिन इसका बेस क्या था, ये 1833 के चार्टर एक्ट के बेस पर बनाया गया था। अब यहाँ पर नोट करके एक बात आप लिख सकते हैं कि ये तो था जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिपेंडेंस इंडिया यानी स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग कब बनाया गया था, तो स्वतंत्र भारत का फर्स्ट विधि आयोग, लॉ कमीशन, कब बनाया गया था, ये 1955 में बनाया गया था, 1955 में बनाया गया था। अब और क्या किया गया इसके तहत, जो व्यापारिक अधिकार था, एक अधिकार, अब क्या बचा था, सिर्फ चाय का टी ट्रेड बचा हुआ था और चीन के साथ ट्रेड बचा हुआ था। अब उन दोनों को भी खत्म करके जो व्यापारिक एक अधिकार था उसको खत्म कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या किया गया था,
कि चीन के साथ व्यापार कर सकती थी ईआईसी, और सिर्फ चाय का व्यापार कर सकती थी। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट से उसे भी खत्म कर दिया गया था, यानी जो कंपनी का ट्रेड मोनोपोली थी, अब उसे पूर्ण रूप से पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। अब जो 1833 के चार्टर एक्ट से जो लाइसेंस सिस्टम आया था, यानी जो यूरोपीय थे, अगर उनको भारत में आकर रहना है तो या ट्रेड करना है भारत में आकर, उसे भी खत्म कर दिया गया, लाइसेंस सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद और क्या किया गया? 1843 में जो भारत में दास प्रथा थी, स्लेवरी सिस्टम था, जो को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यानी जो लोग दूसरे लोगों को अपना स्लेव गुलाम बनाकर रखते थे, अब उस प्रथा को 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1843 में उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और इसके चार्टर में कहा गया कि कंपनी में, जो कंपनी मतलब ईआईसी में, धर्म, जाति, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और सबसे अंत में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके तहत कहा गया कि जो सिविल सेवा है, सिविल सेवा यानी सिविल सर्विसेज के लिए खुली प्रतियोगिता की बात की गई थी, ओपन कंपटीशन बात की गई। लेकिन क्या हुआ, जो सीओडी था, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जो उसने इसका विरोध किया, सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया, तो इस वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका, लागू नहीं हुआ ये प्रावधान। अब आता है हमारा लास्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चलिए देखते हैं इसके तहत क्या क्या प्रोविजन, क्या क्या प्रावधान किए गए थे। सबसे पहले जो ईसी थी, यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी के प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और विधायी लेजिस्लेटिव कार्यों को अलग अलग किया गया, अलग अलग कर दिया गया। दूसरा, अब जो ईसी के जो विधायी कार्य थे, यानी लेजिस्लेटिव वर्क्स थे, जो विधायी कार्य थे, उसके लिए क्या बनाई गई? ऑल इंडिया लेजिस्लेचर काउंसिल बनाई गई, ऑल इंडिया लेजिस्लेचर काउंसिल, जिसे हम क्या कह सकते हैं? AILC, AILC ये बनाई गई थी। और इसमें कितने मेंबर थे? इसमें टोटल 12 मेंबर थे, 12 मेंबर्स थे। और 12 मेंबर्स को भी कैसे डिवाइड किया गया था? इसमें जो सरकारी सदस्य थे और दूसरे थे गैर सरकारी सदस्य। गैर सरकारी सदस्य, जो सरकारी सदस्य थे वो कौन से थे? जो ईसी में पहले से थे, 6, ईसी के पुराने 6 मेंबर, 6 मेंबर। और जो ये गैर सरकारी थे, ये 6 मेंबर नए जोड़े गए। और इन्हें क्या कहा गया? नए मेंबर थे ये, इन्हें कहा गया विधि पार्षद, विधि पार्षद इन्हें कहा गया। आई होप आपको समझ आया होगा। जो 6 नए मेंबर जोड़े थे, ये इन्हें कहा गया था विधि पार्षद। ये जो AILC बनाई गई थी, AILC ऑल इंडिया लेजिस्लेचर काउंसिल, ये इसने पहले क्या किया? इसने छोटे रूप में काम किया, यानी छोटे रूप में ये काम करती थी, पहले रूप में काम किया। और इसमें हम क्या कह सकते हैं? इसमें उन्हीं प्रोसेस को फॉलो किया जाता था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में फॉलो की जाती थी। जैसे कि प्रश्न पूछना, क्वेश्चन आवर होता है, वो होता था। और जो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है उन पर डिस्कस करना, ये सब काम इसमें होती थी। हम क्या कह सकते हैं कि इसमें सेम प्रोसेस थी, सेम प्रोसेस जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में होती थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह इसमें प्रोसेस होती थी। और इस प्रोसेस में हम क्या बता सकते हैं कि प्रश्न पूछना, टू आस्क क्वेश्चंस,
प्रश्न पूछना और डिस्कशन ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीतियों पर चर्चा करना। ये हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है उसमें आज भी होता है कि जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है उसमें पार्लियामेंट में चर्चा की जाती है, बहस की जाती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही सब तो होता है हमारी पार्लियामेंट में आज भी। तो ये जो शुरू हुआ हमारी पार्लियामेंट में, ये कहाँ से शुरू हुआ? 1853 के चार्टर एक्ट से ये शुरू होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट काम था, जो नेक्स्ट प्रावधान इसके लिए किया गया, जो AILC थी, AILC, इसका जो प्राथमिक कार्य था, जो प्राइमरी वर्क था, प्राथमिक कार्य, वो क्या था? वो देश के लिए कानून बनाना, देश के लिए कानून बनाना था। लेकिन ये जो काम था इसका, देश के लिए कानून बनाना, इस पे क्या होता था? सरकार क्या कर सकती थी? वीटो, वीटो करने की शक्ति होती थी गवर्नमेंट को। वीटो पावर थी किसे? सरकार को, गवर्नमेंट को। ये सिर्फ, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो काम AILC को सौंपा गया था ये सिर्फ नाम के लिए था, क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट उस काम को पसंद नहीं करेगी तो वो उसको क्या करेगी? वीटो से उसे रोक देगी उस काम को। अब जो इसके बाद जो किया गया, जो प्रावधान किया गया था, क्योंकि अब जो बंगाल का गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे तो अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इसके लिए बंगाल का अब क्या होगा? तो बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया। किस एक्ट के थ्रू बनाया गया? ये 1853 के चार्टर एक्ट से। तो हम कह सकते हैं कि जो ये गवर्नर जनरल था, जिसे भारत का गवर्नर जनरल अब कहा जाने लगा था, ये एक राष्ट्रपति की तरह पद हो गया था। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जैसे आज स्टेट में गवर्नर होते हैं, ये उसकी तरह अब ये काम करने लगा था। तो गवर्नर की जो पोस्ट थी वो कहाँ से शुरू होती है? हमारी 1853 के चार्टर एक्ट से शुरू होती है। अब और क्या किया गया? जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, नेक्स्ट प्रावधान इसके क्या किया गया? कोर्ट और ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य संख्या थी, 24 से अब क्या कर दिया गया? उन्हें 18 सदस्य कर दिए गए, 18 सदस्य कर दिए गए, यानी सदस्य संख्या उनको कर दिया गया। और जो ये 18 सदस्य थे, इन 18 में से 6 को कौन नियुक्त करेगा, कौन नामित करेगा? ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन द्वारा ये क्या होते थे? नॉमिनेट होते थे। जो COD को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, जो नौकरी देने का अधिकार था, नौकरी देने का अधिकार, उसे भी खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट इसके द्वारा क्या किया गया? जो खुली प्रतियोगिता थी, खुली प्रतियोगिता, ओपन कंपटीशन का प्रावधान इसके तहत किया गया, परीक्षाओं का प्रावधान। किसमें? ये खुली और कंपटीशन किसमें होता था? सिविल सर्विसेज के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए ये ओपन कंपटीशन परीक्षा करवाई जाने लगी थी। इसके द्वारा क्या किया गया? 1854 में जो लॉर्ड मैकॉले था, ये क्या था? विधि सदस्य था, एग्जीक्यूटिव कमेटी का की सदस्यता में एक कमेटी बनाई गई, एक समिति बनाई गई। ये समिति बनाई गई, ये क्या थी? इसका नाम था ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज की परीक्षा करवाने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ये एक कमेटी बनाई गई थी, जिसका काम क्या था? सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन करवाना। और इसके तहत ही ये प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश संसद थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश संसद, वो कभी भी किसी भी समय जो EIC थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती थी। हुआ भी ऐसा ही। जब इसके बाद जब अगला चार्टर एक्ट आना था, तो उससे पहले ही क्या हुआ? 1857 की क्रांति हो गई और उसके बाद 1858 का एक्ट लाया गया, जिसे कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और इस गवर्नमेंट इंडिया एक्ट के तहत जो कंपनी का शासन था उसे भारत में खत्म कर दिया गया और वहां से क्या हुआ? भारत में रूल ऑफ क्राउन का शासन लागू कर दिया गया।
जिसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और भी अभी हमारे बहुत से एक्ट्स बचे हुए हैं जो हमारे संविधान की नींव रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। उनको हम आगे और क्लासेस में कवर करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।